गोरखपुर की एक पुरानी गली के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा कच्चा सा घर था, जहां उम्र की आखिरी सांसें गिनता मोहनदास नाम का एक बूढ़ा मछुआरा रहता था। वो गंबा की तरफ जाता जाल डालता और जो कुछ भी हाथ लगता उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता था। उस रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम के समय थक हार कर जब मोहनदास घर लौटा तो दरवाजा खुलते ही उसका दिल जैसे एक पल को थम गया। उसके बिस्तर पर एक नाजुक मासूम सी लड़की लेटी थी, चांदनी जैसी रंगत, आंखों में गहराई और उम्र मुश्किल से 17 बरस। मोहनदास की आवाज गले से कांपती हुई निकली, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? और ये मेरे बिस्तर पर? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? लड़की सहम कर उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और डर था। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझसे अभी कुछ मत पूछो, वक्त आने पर सब जान जाओगी, बस मुझे अपने पास रहने दो। मोहनदास तड़प उठा, क्या बकवास है ये? मैं तुझे नहीं जानता, ना ही कोई रिश्ता है मेरा तुझसे। मैं 50 साल का बूढ़ा हूं, ये नामुमकिन है, निकल जा मेरे घर से। लड़की के चेहरे पर आंसू उतर आए। वह तुरंत उसके पांवों में गिर पड़ी। मैं जो भी कहोगी करूंगी, बस मुझे यहां रहने दो। तुम्हारा हर काम करूंगी, खाना पकाऊंगी, घर साफ रखूंगी, सिर्फ एक कोना दे दो मुझे रहने का। मोहनदास का दिल पसीजने लगा, मगर वह अब भी दुविधा में था। मैं एक गरीब मछुआरा हूं, मुश्किल से अपना पेट पालता हूं, तुझे क्या खिलाऊंगा? लड़की ने ठहरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। आप हां कहो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मोहनदास ने लंबी सांस ली और बोल पड़ा, ठीक है, रह लो। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि लड़की ने एक और अजीब शर्त रख दी, मगर पहले आपको मुझसे शादी करनी होगी। मोहनदास चौंक गया, क्या? लड़की मुस्कुराई नहीं, बस दर्द भरे लहजे में बोली, हाँ, मुझे आप ही से शादी करनी है, और आज ही। मोहनदास की समझ से यह सब बाहर था। एक खूबसूरत लड़की जिसे वो जानता भी नहीं, उससे शादी करना चाहती थी। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार मोहनदास मान गया, और फिर उसी छोटे से मकान के एक कोने में एक बूढ़ा मछुआरा और एक जवान रहस्यमयी लड़की, मोहनदास और सीता शादी के अटूट बंधन में बंध गए। उस रात मोहनदास ने बहुत देर तक नींद की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके दिल में वही सवाल घूमता रहा, ये लड़की कौन है? क्यों आई है मेरी जिंदगी में? मोहनदास चुपचाप बैठा राधा को देखता रहा। उसे इस शादी की कोई खुशी नहीं थी, ना कोई उम्मीद, बस एक बेमिसाल हैरानी थी जो उसके दिल को मसल रही थी। कहीं ये सपना तो नहीं? वह मन ही मन सोचता रहा। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह जमीन पर उतरी भी नहीं थी कि मोहनदास ने अपनी छोटी सी नाव तैयार की। दरवाजे के पास ही पहुंचा था कि पीछे से आवाज आई, मछली पकड़ने जा रहे हो? मोहनदास मुड़ा और देखा, सीता वहां खड़ी थी, आंखों में वही रहस्यमय ठहराव। हाँ, उसने रूखे लहजे में कहा। सीता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और धीरे से बोली, खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। मोहनदास ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गंगा की ओर निकल गया। मगर उस दिन मछली कहां पकड़ पाता? उसकी सोच में तो सिर्फ एक ही नाम था, मोहनदास। उसका जिस्म थका हुआ और दिल उलझा हुआ था। जब भी वह गंगा में जाल डालता, वही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता, ये लड़की कौन है? उसने मुझसे शादी क्यों की? और क्या वाकई उसका इरादा नेक है? कई घंटों तक जाल फेंकने के बावजूद उसके हाथ कुछ नहीं लगा, जाल में कुछ नहीं आया। सोच बिखरने लगी थी और गंगा की लहरें जैसे उसकी थकान से हमदर्दी कर रही थीं। थका हारा मोहनदास जब घर लौटा तो देखा मोहनदास दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में उम्मीद। मछलियां लाए हो? वह पूछ बैठी। मोहनदास का चेहरा उतर गया, कुछ नहीं आया। सीता ने कोई शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराई, कोई बात नहीं, भूख में भी साथ देंगे, यही तो शादी का मतलब है ना। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया। चूल्हा ठंडा रहा, कमरे में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन सीता वहां किसी रोशनी की तरह ठहरी रही, जैसे सब जानते हुए भी चुपचाप हर दर्द को सह रही हो। अगली सुबह रामनाथ फिर निकला गंगा की तरफ, मगर दिल अब और भी भारी था। ये लड़की क्या वाकई सच्ची है या ये कोई चाल है? शायद मैं किसी बड़े धोखे का शिकार हो चुका हूं। उस दिन उसके जाल में आखिरकार एक मछली फंसी। वह मुस्कुराया नहीं, बस थक कर वापस लौटा। घर पहुंचते ही राधा ने मछली ली और मुस्कुराते हुए बोली,
थोड़ा इंतज़ार करो, मैं पका देती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस आई। रसोई में कुछ भी नहीं है, नमक, तेल, मसाले, कुछ भी नहीं। मोहनदास ने थके हुए स्वर में कहा, मैंने कहा था ना, मेरे पास कुछ नहीं है। जो मछली मिलती है उसे कोयलों पर भून कर खा लेता हूँ। मोहनदास ने कोई शिकवा नहीं किया, ना कोई ताना दिया। उसने तुरंत मछली को कोयलों पर रख दिया। थोड़ी देर में दोनों ने आधी आधी मछली बांटकर खा ली। मोहनदास ने खा तो लिया, मगर दिल का बोझ और भी बढ़ गया था। आखिर उसने वही सवाल पूछ लिया, सीता, अब तो बता दो, तुम कौन हो और मुझसे शादी क्यों की? सीता ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने धीमे से कहा, थोड़ा और सब्र करो मोहनदास, बहुत जल्द सब समझ आ जाएगा और तब तुम्हारा हर सवाल, हर दर्द मिट जाएगा। उस रात मोहनदास को नींद नहीं आई और अगली सुबह जब वह गंगा से लौट कर आया तो उसकी जिंदगी जैसे ठहर गई। घर में सन्नाटा था, सीता कहीं नहीं थी। वह इधर उधर दौड़ा, आवाज़ें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर उसकी नज़र पड़ी उस पुरानी पीली सी संदूक पर, वही संदूक जिसे उसने बरसों से नहीं खोला था, जिसमें उसकी माँ की आखिरी निशानी सोने की बालियां रखी थीं। पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका सिर चकरा गया और वह ज़मीन पर बैठ गया। क्या सीता एक चोर थी? उसने मेरी माँ का मौत का फ़ायदा उठाया, मेरी माँ की आखिरी निशानी भी ले गई। इस सदमे में वह भागा भागा अपने पुराने दोस्त श्यामदर के पास पहुंचा। श्यामदर ने पूरी बात सुनकर कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, चलो रानी के पास, वही न्याय करेगी। और फिर मोहनदास में एक नई उम्मीद जागी। गोरखपुर की पथरीली गलियों से होता हुआ मोहनदास उस ऊंचे टीले की ओर बढ़ रहा था जहां गोरखपुर की रानी का भव्य महल था। हवा में ठंडक थी और उसके कांपते हाथों में अभी भी वह पुराना संदूक दबा हुआ था, वही संदूक जिसमें कभी उसकी माँ की सोने की बालियां रखी थीं। महल के दरवाजे पर 2 लंबे तलवारों वाले सिपाही खड़े थे। मोहनदास उनके सामने जाकर रुका और धीमी थकी हुई आवाज में बोला, मुझे रानी से मिलना है, बहुत जरूरी है। एक सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। रानी से? तुम जैसे फटेहल बूढ़े को? चलो हटो यहां से। लेकिन तभी दूसरा सिपाही बोला, रुको, रानी ने आज दरबार आम लोगों के लिए खोला है, एक दिन की मेहरबानी का फायदा इस बूढ़े को भी मिल सकता है। कुछ सवाल जवाब के बाद मोहनदास को महल के भीतर भेजा गया। महल के अंदर का दृश्य उसके लिए किसी सपने से कम न था। ऊंचे गुंबद, फर्श पर बिछा लाल कालीन, दीवारों पर चमकते आईने और हजारों दीपकों की रोशनी। बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन था जिस पर बैठी थी गोरखपुर की रानी। चेहरा नकाब में ढका हुआ, सिर्फ उसकी गहरी ठहरी हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। दरबार का वजीर बुलंद आवाज में पुकारा, मोहनदास बनारगनाथ, अपनी बात रखो रानी के सामने। मोहनदास धीरे धीरे आगे बढ़ा। आवाज भारी थी पर टूटी नहीं। रानी साहिबा, मैं एक बूढ़ा मछुआरा हूँ। 2 दिन पहले मेरे घर एक लड़की आई, जवान और खूबसूरत। उसने मुझसे शादी करने की जिद की। मैंने लाख मना किया पर वो ना मानी। शादी हुई और फिर 2 दिन बाद वो मेरी माँ की आखिरी निशानी सोने की बालियां लेकर गायब हो गई। सारा दरबार सन्न रह गया। रानी ने कुछ पल चुपचाप सोचा, फिर पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? बूढ़े मछुआरे, न्याय। मोहनदास की आंखें भीग गईं। मेरी माँ की याद लौटनी चाहिए, मैं उसे किसी और चीज से नहीं बदल सकता। रानी की आवाज में नरमी थी, मगर चेहरा अभी भी नकाब में छिपा था। अगर मैं तुम्हें उस गहने की जगह ढेर सारा सोना दूं, तो क्या तुम मान जाओगे? मोहनदास ने पल भर भी नहीं सोचा। नहीं, मैं सिर्फ वही निशानी चाहता हूं, मेरी माँ की आखिरी पहचान थी वो। रानी कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, तुम्हारी बात को गंभीरता से लिया जाएगा। दरबार आज यहीं समाप्त होता है, तुम बाहर इंतजार करो। मोहनदास कुछ कहना चाहता था, लेकिन पहरेदारों ने इशारे से उसे बाहर भेज दिया। महल के बाहरी हिस्से में एक छोटा कमरा उसे दिया गया। रानी किसी आम आदमी को महल में रात ठहरने नहीं देती थी। उस रात मोहनदास को नींद नहीं आई। सुबह होते ही दरबार फिर सजा। मोहनदास को दोबारा बुलाया गया। इस बार दरबार की फिजा पहले से अलग थी, कम लोग थे। रानी अपने सिंहासन पर बैठी थी, मगर आज उसके चेहरे पर नकाब के साथ एक गहरा राज भी था। वजीर ने कहा, रानी साहिबा ने तय किया है कि आपसे आज खुफिया मुलाकात की जाएगी। मोहनदास चौंक उठा। वो मुझसे अकेले? हाँ, पर कल तक सब स्पष्ट हो जाएगा,
तब तक आप महल में ही रहेंगे। मोहनदास आखिरी उम्मीद लेकर रानी से मिलने की तैयारी कर रहा था। तभी एक दासी आई और बोली, रानी साहिबा इंतजार कर रही थी। अकेले आपको सिंहासन कक्ष में बुलाया गया था, जहां गोरखपुर की रानी आपका इंतजार कर रही थी। बैठ जाओ मोहनदास। रानी उसी अंदाज में बैठी थी, चेहरा अब भी नकाब में ढका। मोहनदास ने नीचे देखते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, महारानी साहिबा, मैं आपके सामने सर झुकाकर इंसाफ मांगने आया हूं। आपने मुझे अकेले मिलने का अवसर दिया, इस मूर्ख को इतनी इज्जत बख्शी, आखिर ये क्या माजरा है? और आपको मेरा नाम कैसे मालूम? रानी उठी और कुछ कदम चलकर उस संदूक तक गई जिसमें वही सोने की बालियां रखी थीं जो मोहनदास की मां की आखिरी निशानी थी। संदूक देखकर मोहनदास दंग रह गया। ये संदूक मेरी मां के गहनों वाला, ये तुम्हारे पास कहां से आया? तुमने इतनी जल्दी चोर को ढूंढ निकाला। मान गया, तुम सचमुच एक सच्ची मल्लिका हो। रानी बोली, वो चोर नहीं है मोहनदास, जिससे तुम्हारी मां की आखिरी निशानी मुझे मिली। उससे मिलने की तुम्हारी इच्छा है तो एक दिन और यहां ठहरना होगा। कल दीवाने आम में तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे। मोहनदास, जो मां के गुमशुदा गहने देखकर प्रसन्न था, अब एक और कश्मकश में पड़ गया। कल क्या होगा? क्या सचमुच जवाब मिलेगा? अगले सुबह मोहनदास दीवाने आम में पेश हुआ। रानी की आवाज गूंजी, धीमी मगर सर्द। अब तुम क्या चाहते हो? मोहनदास बोला, इंसाफ, मेरी मां की आखिरी निशानी लौटा दीजिए, वही मेरी जिंदगी का सहारा थी। रानी कुछ देर चुपचाप उसे देखती रही, आंखों से उस नकाब के पीछे से। फिर धीरे से नकाब हटाया और मोहनदास के होश उड़ गए। वो चेहरा, वो आंखें, वो मुस्कान कोई और नहीं, राधा ही थी। मोहनदास की टांगें कांपने लगी, आंखें फटी की फटी रह गई। सीता, ये क्या माजरा है? तुम रानी हो? महल की पूरी सभा सख्त में आ गई। राधा यानी रानी अपने ऊंचे सिंहासन से उठी और धीरे धीरे मोहनदास के पास आई। हाँ मोहनदास, मैं ही सीता हूं। अब भी आश्चर्य में डूबा मोहनदास बोला, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरे साथ ये सब क्यों किया? सीता की आंखें नम हो गई। वो बात जो अब तक छुपाई थी, आज कहने का समय आ गया है। आज से 20 साल पहले गंगा के किनारे एक छोटी बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था। एक बूढ़े मछुआरे ने उसकी जान बचाई और फिर उसे एक अनाथालय भेज दिया। उस समय शायद तुम्हें याद ना हो, मगर वो छोटी बच्ची मैं ही थी और वो बूढ़ा मछुआरा तुम थे मोहनदास। अगर उस दिन तुम मुझे वहां से ना उठाते तो मैं जीवित ना बचती। अनाथालय में मुझे पाला गया, पढ़ाया गया। धीरे धीरे किस्मत बदली। एक धनवान बुजुर्ग ने मुझे गोद लिया और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी सारी जायदाद मुझे सौंप दी। लेकिन इस अपार दौलत में भी एक कमी रह गई थी, तुम्हारे एहसान का कर्ज। राधा ने गहरी सांस ली। तुम्हारा एहसान मोहनदास, तुमने उस समय मुझे जीवन दिया जब मैं इस दुनिया पर केवल एक बोझ थी। मैं चाहती तो तुम्हें सोना देती, जमीन देती, लेकिन वो सब काफी नहीं होता। मोहनदास की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? सीता बोली, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लड़की बनकर आती तो तुम मुझे स्वीकार ना करते, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती। शादी के बाद एक बीवी के तौर पर मैं तुम्हारे घर में रह सकती थी, तुम्हारी सेवा कर सकती थी। मैं जानती थी तुम्हारी हालत बहुत खराब है और मुझे हर हाल में वो कर्ज उतारना था। और मेरी माँ की निशानी, मैंने उन्हें सिर्फ इसीलिए लिया था ताकि तुम्हें यहाँ बुला सकूं। राभा की आवाज अब भर आई हुई थी, क्योंकि एक दिन मैं चाहती थी कि तुम अपनी आंखों से देखो कि जिस बच्ची को तुमने बचाया था आज वो क्या बन गई है, और तुम्हारे एहसान का कर्ज कभी नहीं भूला। मोहनदास का चेहरा अब बदला हुआ था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल देगी। मदद नहीं मोहनदास, राधा बोली, वो रहमत थी, तुम्हारी दिलदारी थी जो आज मेरी रूह की पहचान बन गई। वो बच्ची जिसे तुमने कभी मरते हुए गंगा के किनारे पाया था, आज उसकी रक्षक बनकर सामने थी, मगर अब उसके माथे पर ताज था और आंखों में दुनिया को बदल देने की कहावत। सीता ने धीरे से मोहनदास का हाथ थामा। मोहनदास ने सर झुकाया, मगर अब तुम रानी हो और मैं सिर्फ गरीब मचरा। सीता ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे नाम दिया, जिंदगी दी, और जो कोई जिंदगी देता है वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरा जहान बन जाता है। मैं रानी हो सकती हूं, लेकिन मैं अब सिर्फ आपकी हूं। दरबार के लोग अब मोहनदास की ओर देखने लगे। वहां एक बूढ़ा मछरा था। मैं अब तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी, सीता ने कहा।
इस महल का एक हिस्सा तुम्हारा होगा, हर सुख तुम्हारा, हर शाम तुम्हारी कहानियां। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मोहनदास के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी, वो मुस्कान जो बरसों की तकलीफ के बाद ही पैदा होती है। उसने जोर से सांस ली, जैसे सीने पर पड़ा बोझ आखिरकार उतर गया हो। सच हमेशा हर कहानी में एक नई रोशनी लाता है। सच्चाई का सामना करने वाले ही असली इज्जतदार होते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।